गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यूज ऑफ एजुकेशन कमीशंस एंड पॉलिसीज इन इंडिया। यदि हम भारत में शिक्षा के विकास की बात करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक प्री इंडिपेंडेंस, दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस, अर्थात स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा इंडिपेंडेंस से पहले या स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन कौन सी शिक्षा की समितियां और कमीशंस बिठाए गए। यदि हम बात करें वैदिक पीरियड, इंडिया बहुत रिच था एजुकेशन में। और अपने जितने पूर्ण तरीके से हम ये कहते हैं कि इंडिया बिल्कुल रिच था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी, चाहे व्यवसाय के रूप में या आक्रमण के करने के लिए इंडिया आए। उस समय इंडिया, भारत को हम क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो है बाहरी तब आक्रमण करेगा जब उसको पता होगा कि ये रिच है, अदर इन कल्चर, इन मनी, इन सिस्टम, इन ईच वे। लेकिन जब हम शिक्षा की बात करते थे तो शिक्षा में भारत वैदिक पीरियड में बहुत रिच था। फिर मध्यकालीन भारत में जब विदेशी आक्रमणकारी आए और भारत का जो शिक्षा का सिस्टम था वह पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो गया। वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, अच्छी शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा के साथ संस्कारों का अध्ययन भी होता था। और दोनों तरह के, द एजुकेशन फॉर नॉलेज एंड आर्चरी, अर्थात केवल जो है विद्या पुस्तकों वाली नहीं, वह विद्या उस ज्ञान को दिया जाता था जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता था और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को संपूर्ण और सफल बनाता था। लेकिन मध्यकालीन भारत, बहुत सारी कुरीतियां आई, पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, ये बहुत सारी चीजें। लेकिन आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम करेंगे केवल शिक्षा के बारे में कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कौन कौन से शिक्षा की समितियां, एजुकेशन कमेटी और एजुकेशन कमीशंस बनाए गए। बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इनने कहा है एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा ब्याज हमें कहाँ मिलता है, यदि हम नॉलेज में जो है इन्वेस्टमेंट करें। At independence, India's education system was underdeveloped with just 17 universities, 636 colleges, 5,297 secondary schools, 12,843 middle schools, and 1,72,661 primary schools. Vocational training was weak, scientific manpower scarce, disparity wide, literacy low, and education spending below 0.5% of national income, promoting post-independence committees and commissions to recommend reform. अब आपको पता चल गया होगा कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत की स्थिति क्या थी और कितना जो है एजुकेशन पर खर्च किया जाता था। टोटल राष्ट्रीय आय का केवल 0.05% शिक्षा में खर्च किया जाता था। अब कमेटी और कमीशन में जाने से पहले हम देखते हैं कि कमेटी और कमीशन में क्या अंतर है। A commission is a formal body established by law or executive order with a broad mandate, often including investigative or policy implementing powers and may have quasi judicial authority, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया। और एक कमेटी क्या है? A committee is a smaller specialized group within a large body formed to study issues, draft proposal or offer recommendation, often on a temporary or task specific basis, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी। नाउ इट्स क्लियर। कमीशन जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए है। कमेटी किसी छोटे उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए कुछ समय के लिए रहती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे कि जो कमेटी और कमीशन जो है उनमें डिफरेंस हमने देखा। नाउ वी गो
for the commissions and committees before independence. That means development of education in India. जैसे ही मैंने पहले बताया कि पहले जो है आपका वैदिक पीरियड था, वैदिक के बाद बौद्ध पीरियड रहा। वैदिक में गुरुकुल में शिक्षा होती थी, बौद्ध पीरियड में जो है आपकी जितनी मोनेस्ट्रीज थी, मोनेस्ट्रीज के अंतर्गत जो है शिक्षा दी जाती थी। और मेडिवल पीरियड बहुत ही बुरा समय रहा भारत के लिए। अब सबसे पहले हम चलते हैं जनरल कमेटी फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। आपको पता है यह समय जो है इंग्लिश या ब्रिटिश पीरियड था, जब ब्रिटिश का शासन चलता था इंडिया में। दिस कमेटी was formed to look after development of education in India, which was dominated by Orientalists who were the great supporter of Oriental learning rather than the Anglicans. Hence, they created paramount pressures on the British India Company to promote Western education. As a result, the spread of education in India got discursive between Orientalists, Anglicists, and Macaulay resolution come across with a clear picture of the British education system. तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारत में जो है किस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन लाया जाए। तो इस आधार पर जो सबसे पहला जो है आपका घोषणा पत्र तैयार हुआ, उस घोषणा पत्र का नाम था मैकाले का घोषणा पत्र। मैकाले मिनट्स 1835। Macaulay, arriving in India in 1834, advocated English as a medium of instruction and court language replacing Persian. His policy aimed to educate the super classes in English to influence Indian culture. Surveys in Madras, Bombay, and West and Bengal revealed poor educational condition, including corporal punishment and inadequate teacher support. English education was prioritized and better funded than traditional Oriental learning. मैकाले के घोषणा पत्र में यह क्लियर कह दिया गया कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका इंग्लिश होगा, चाहे और कोई भी लैंग्वेज हो। सिर्फ जो है एम्फेसिस या जोर किस पर दिया जाएगा? इंग्लिश पर। इंग्लिश एजुकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। तो अब आप सोचिए उस समय का भारत, जब यहाँ पर जो है मुगल का आक्रमण हुआ था, उसके बाद क्या स्थिति थी और किस तरह से जो है मदरसा इत्यादि चल रहे थे। तो उस समय मैकाले ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया कि भारत के लोग चाहे देखने में कैसे भी हों, लेकिन उनकी हैबिट, उनका बोलचाल, ईच एंड एवरीथिंग दैट शुड बी लाइक एज द इंग्लिश। इसलिए उसने एक ही जोर दिया कि भारत में जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जो इंडियन कल्चर पर इंग्लिश का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो याद रखिए मैकाले का घोषणा पत्र 1835। उसके बाद उड्स डिस्पैच, उड का घोषणा पत्र। दिस इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। क्योंकि जब भारत में जो है इंग्लिश मीडियम, दैट मीन जो टीचिंग में शिक्षण का जो माध्यम था उसको इंग्लिश बनाया गया मैकाले मिनट्स में, तो उड ने देखा कि कुछ न कुछ जो है यहाँ पर गड़बड़ है, तो कुछ जो है चेंजेस करना चाहिए। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। It emphasized state responsibility in education, recommended teacher training schools in every province, scholarship for training, and better pay for the qualified teachers. It proposed a hierarchical system, vernacular primary schools, Anglo vernacular high school, colleges and universities in Calcutta, Bombay, and Madras, with English as the medium of higher education. उड्स डिस्पैच का एक सबसे बड़ा ये था कि इसने ये कहा कि जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी या कोई भी वहां का लोकल लैंग्वेज हो सकती है, बट फॉर हायर एजुकेशन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या पढ़ाने का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। और इसने एक बहुत बड़ा जो है रिकमेंडेशन किया कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज
खोली जाए हायर एजुकेशन के लिए। फर्स्ट इज मैकाले मिनट 1835, नेक्स्ट इज पोर्ट्स डिस्पैच 1854, नेक्स्ट इज इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882. It is regarded as the second milestone in Indian education. It emphasized secondary teacher training, leading to the establishment of the first government normal school in Madras 1886. टीचर ट्रेनिंग के लिए इनने सबसे पहला एक नॉर्मल स्कूल मद्रास में खोला इस कमीशन के रिकमेंडेशन पर। The commission recommended setting up more normal schools, introducing teacher exams and employing only qualified candidates, aiming to recognize the strengthen the education system. First, Macaulay Minute. Second is Portsmouth Dispatch. Third is इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। इंडियन एजुकेशन 1882 सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसने कहा कि स्कूलों में विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए ट्रेनिंग आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहला नॉर्मल स्कूल मद्रास में 1886 में खोला गया। नेक्स्ट इज हंटर कमीशन 1882-83। Formed to review the 1854 Portsmouth Dispatch, it emphasized the state's role in expanding primary and secondary education, recommending two streams. इसने कहा कि दो स्ट्रीम होंगी, वन इज द लिटरेरी हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी बाउंड एंड अनदर द वोकेशनल दैट इज करियर फोकस। हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के लिए और उसके बाद कहा जा सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के बाद या तो हायर एजुकेशन में या फिर वोकेशनल एजुकेशन में। इट लेड टू लेटर रिफॉर्म इंक्लूडिंग द 1904 resolution under Lord Curzon, which improved teacher training, established training colleges, and introduced 1 and 2-year courses for prospective teachers. जो आगे अध्यापक बनेंगे, टीचर बनेंगे, उनके लिए जो है लॉर्ड कर्जन ने का जो रेजोल्यूशन पास हुआ 1904 में, इसके आधार पर 1 या 2 साल का कोर्स जो है टीचर के लिए रखा गया। नेक्स्ट है आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन या सैडलर कमीशन 1917-19। Formed to review Calcutta University Commission, the Sadler Commission recommended transforming it into a full teaching university, reducing government interference, creating residential universities, appointing salaries, vice chancellors, and tutoring honors courses and professional education. Its impact include the establishment of 7 new universities 1916 to 1921, improved academic standard, internal reform, teacher demand, and a focus on student welfare through Board of Student Welfare. In this way, first commission या first जो है आपका मैकाले मिनट, सेकंड इज पोर्ट्स डिस्पैच, थर्ड इज इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, उसके बाद हंटर कमीशन 82-83। ओके, नेक्स्ट इज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन या सैडलर कमीशन 1917-19। इसके बाद आता आपका हर्टॉग कमेटी 1929। The Hertog Committee in 1929 extended the Sadler Commission's work by providing recommendation and suggestions for improving school teachers' training. This led to establishment of refresher courses, education department, and research degrees in education. बहुत बड़ा काम था ये, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग होगी, उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे जो है फिर वो स्टीरियोटाइप हो जाता है, तो उसमें जो है नए इनोवेशन के लिए बहुत जरूरी है कि रिफ्रेशर कोर्स इत्यादि को शुरू करना। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आल्सो इम्प्रूव देयर लैबोरेटरीज एंड लाइब्रेरीज। 13 universities were set up with Irvine College in New Delhi, Andhra University introducing the B.Ed in 1932, and Bombay launching a postgraduate degree in M.Ed in 1936. In 1937, M.K. Gandhi proposed basic education focusing on practical and functional teacher training based on needs of pupil and community. महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के नाम से जिसे जानते हैं। This led to the establishment of basic training colleges in Allahabad and Vidya Mandir Training School in Wardha. Next is the Abbott Wood Report. The Abbott Wood Report, 1937. It emphasized the importance of social education and technical teaching methods in schools. By 1947, 61.5% of secondary and primary teachers were trained.
with a focus on refresher courses and increased teacher salaries. However, by 1947, only 51% of secondary teachers were trained, and there were only 42 training colleges with an intake capacity of 3,000 teachers. The report aimed to infuse education with a national spirit, banishing feeling of inferiority, promoting Western knowledge and science, and addressing vocational education in education. The Abbott report 1937 emphasized social and technical education along with the teacher refresher course. The Sargent report 1944 called the stronger teacher training, better salaries, and noted that by 1947, 61.5% of teachers were trained. Though only 42 training colleges existed for 3,000 teachers. Both report influence in India's education system, reinforcing English-centric policies rooted in the East India Company aim to create a subordinate classes through a downward filtration theory. तो इस तरह से जो है हाईटॉक कमेटी 1929, द अबाउट रिपोर्ट 1937, उसके बाद द सार्जेंट रिपोर्ट 1944, ये सब जो है जितने भी रिपोर्टें थी ये सारे के सारे जो है जितने भी थे ये सारे ऑल दीज रिपोर्ट्स वर, इन सारी रिपोर्ट को कहां रखा गया? ओनली these reports were established under the government of British. इसीलिए इसको हम जो है कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक, तो कमीशंस को एक बार अच्छी तरह ध्यान रख लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने बहुत ही ब्रीफ में बनाया है ये कि किस तरह से भारत में शिक्षा का विकास हुआ, टीचर कोर्स और टीचर ट्रेनिंग का विकास हुआ और हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या था। नाउ द नेक्स्ट कम्स दैट prominent characteristics of education in India during colonial rule. इसके बारे में देखते हैं कि कॉलोनियल रूल में जो भारत में जो शिक्षा थी उसकी विशेषताएं क्या थी। During colonial rule in India, the education system underwent significant changes that had lasting effect on the country. Prominent characteristics of education in India during colonial rule as here: 1. Neglect of indigenous education system. भारत में जो अपनी जो शिक्षा पद्धति, जो अपनी शिक्षा सिस्टम था, उस सिस्टम को हटा करके ये चाहते थे ओनली वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल रहे। इसलिए गुरुकुल्स और मदरसाज इनको जो है एक ही खाक इनको नेग्लेक्ट किया जाए और वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। तो फर्स्ट पॉइंट इज नेग्लेक्ट ऑफ इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, स्वदेशी शिक्षा को नेग्लेक्ट करना। दूसरा था आपका elitist and limited access. Colonial education was elitist, serving mainly the upper classes through selective institutions that offered Western education to create intermediaries for British administration. केवल जो ऊपर क्लास के लोगों को ही शिक्षा मिल पाए जिससे कि वह जब ब्रिटिश एडमिशन में हेल्प कर पाए। नेक्स्ट है आपका एम्फेसिस ऑन वेस्टर्न एजुकेशन। ये हमने पहले कह दिया कि जो है कि भारतीय में जो भारतीय शिक्षा थी उसको हटा करके उसकी जगह वेस्टर्न एजुकेशन को क्या किया जाए, उस पर जोर दिया जाए और करिकुलम में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस को शामिल किया जाए जिससे कि जो ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो बहुत कम हो जाए। नेक्स्ट, limited emphasis on technical and vocational education. The colonial education system focused more on producing clerk, administrators, and professionals in fields such as law, medicine, and civil services rather than providing technical and vocational education. This limited the development of skill and hindered the growth of industries and economic self-reliance. क्योंकि जब तक टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन नहीं हो किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसका यूज, दैट इज जुडिशियस यूज, किस तरह से उसको यूज किया सही तरीके से, उसका नॉलेज होना जरूरी है
तो इसलिए इसमें शिक्षा, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट इज दैट लिमिटेड वर्नाकुलर एजुकेशन, स्वदेशी शिक्षा बिल्कुल लिमिटेड कर देगी। रोल ऑफ मिशनरीज एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, missionaries and private schools significantly expanded Western education in colonial India, especially among marginalized communities, while also promoting Western truth, values, and facilitating religious conversion. Stratification और social divides, ठीक, मतलब लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। स्ट्राटिफिकेशन, समाज को अलग अलग स्तरों में बांट देना, ये शिक्षा का एक शिक्षा रखा है। तो इसलिए क्यों, जो इलाइट ऊपर के ग्रुप है, रिच ग्रुप है, केवल उनके लिए शिक्षा जो है यहाँ पर का प्रावधान रखा गया। तो इस तरह से देखते हैं कि कॉलोनियल रूल में इंडिया का सिस्टम किस तरह से था और कैसे जो है उसकी विशेषताएं, क्या उसकी विशेषताएं।